नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेक 1 सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी में हैं और सेक में ज्योग्राफी रखे हैं, इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मात्र 5 से 6 ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा। तो जिनका भी सेक में ज्योग्राफी है, आप लोग एक बार इन सभी प्रश्नों को पढ़ कर जाइएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। केवल आप लोग एक बार वीडियो को देखना है, ठीक है, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, फील्ड वर्क की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व और नैतिक पक्ष पर चर्चा कीजिए। फील्ड वर्क होता क्या है, इसको बताना है, इसका क्या महत्व है, साथ ही साथ इसमें किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फील्ड वर्क को समझ लेते हैं। आखिर फील्ड वर्क का अर्थ क्या है। देखिए, यहाँ पर आप लोग किसी क्षेत्र या स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन के आधार पर भौगोलिक तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रहण फील्ड वर्क कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, आपको बता दिया गया कि आप लोग एक गांव जाइए और उस गांव में आप क्या करिए, जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार का वातावरण है, उसकी जानकारी इकट्ठा करके लाइए। यही क्या कहलाता है, फील्ड वर्क कहलाता है। मतलब जो आपको काम दिया जाएगा, घर बैठे काम नहीं करना है, किसी को दूसरे को सौंप नहीं देना है, आपको खुद वहाँ पर जाना है और जानकारी इकट्ठा करना है। मतलब फील्ड या क्षेत्र में जा करके आपको काम करना है और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। क्या कहलाता है, फील्ड वर्क कहलाता है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्य कहलाता है। तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पर भौगोलिक अध्ययन में यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है क्योंकि यह शोधकर्ता को वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराती है। मतलब आपको किसी भी क्षेत्र से संबंधित सटीक जानकारी लेना है, सही जानकारी लेना है, तो आपको वहाँ पर जाकर के देखना होगा कि आखिर वहाँ स्थिति क्या है, किस कारण से वह क्षेत्र प्रचलित है, वहाँ पर क्या क्या कारण है जिसके कारण से उस क्षेत्र को जाना जाता है। तो यदि आपको सटीक जानकारी लेना है तो आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड वर्क में क्या होता है, मतलब जो भूगोल है इसमें फील्ड वर्क का बहुत ही महत्व है। यदि आप लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे ज्योग्राफी में तो ज़्यादा आपको इसमें मतलब नॉलेज मिलेगा और ये ज़्यादा मज़ेदार विषय बन जाता है, ठीक है। तो चलते हम लोग महत्व को देखते हैं, फील्ड वर्क के महत्व को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है, फील्ड वर्क से सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध स्पष्ट होता है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो फील्ड वर्क होता है ना, इससे जो भी फील्ड वर्क के संबंधित या भूगोल में जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं, इससे आपको एकदम साक्षात दर्शन मिल जाएगा। इसके बारे में आपको एकदम सटीक जानकारी, उससे संबंधित जो भी सिद्धांत दिया हुआ है, आप लोग उसको परीक्षण करके मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फील्ड वर्क क्या होता है, सिद्धांत और व्यवहार के बीच में क्या करता है, सटीक जानकारी देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह शोध को वास्तविक आधार प्रदान करता है। जिस विषय से आपको शोध करना है, जिस विषय में आपको जानकारी प्राप्त करना है, उसमें क्या करेगा, आपको सही जानकारी देगा, वास्तविक जानकारी देगा, ठीक है। अगला देखिए, इससे ग्रामीण, शहरी, भौतिक एवं मानव भूगोल की गहरी समझ मिलती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसके संबंधित जानकारी मिलेगा, शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो उससे संबंधित जानकारी मिलेगा। साथ ही साथ जो भौतिक पक्ष हो गया, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, और मानव भूगोल। मानव भूगोल कहने का मतलब क्या है, जो मानव समाज हो गया, मतलब कोई भी व्यक्ति है किसी प्रकार के अपना जीवन यापन कर रहा है, किन चीज़ों पर निर्भर है, आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, उन सभी के बारे में फील्ड वर्क से संबंधित मतलब जानकारी मिलता है। फील्ड वर्क के द्वारा इनसे संबंधित सभी जानकारी इकट्ठे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड वर्क क्या करता है, ग्रामीण, शहरी, भौतिक और मानव भूगोल इनसे संबंधित जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यह शोधकर्ता में, यह शोधार्थी में व्यवहारिक कौशल और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। मतलब जो भी व्यक्ति है फील्ड वर्क करना चाहता है, उसमें क्या करेगा, एकदम आपको व्यवहारिक कौशल देगा। मतलब आप लोग अपने से सीख सकते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में काम करके आप लोग अपने से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यह क्या करता है, यह शोधार्थी में व्यवहारिक कौशल को विकसित करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष कहने का मतलब क्या है, फील्ड वर्क में किन बातों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, किन एथिक्स को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया हुआ है, आंकड़ों को सत्य और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करना। मतलब जो भी आंकड़े इकट्ठा होते हैं, अब आप लोग यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आंकड़ा क्या होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको अंकों में व्यवस्थित करना, या भी जो जानकारी है उसको किसी भी रूप में क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, यही क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। तो जो फील्ड वर्क होता है ना, फील्ड वर्क क्या करता है, आंकड़ों को एकदम सत्य रूप में प्रस्तुत करता है। जब आप लोग किसी स्थान पर जाइएगा, वहाँ से संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलेगा, वहाँ पर उसको आप लोग इकट्ठा करिएगा, तो यह क्या करेगा, एकदम सटीक रहेगा, क्योंकि आपने उसको खुद वहाँ पर जाकर जाँच करके चेक किया है। तो क्या करता है, फील्ड वर्क सत्य और एकदम विश्वसनीय होता है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सूचना संग्रह करते समय स्थानीय लोगों की निजता का सम्मान करना चाहिए।
मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप लोग फील्ड करने के लिए जाएंगे, फील्ड वर्क करने के लिए जाएंगे, तो जो स्थानीय लोग होते हैं उसकी निजी जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना है। सभी जानकारियों को आपको इकट्ठा नहीं कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए। जो फील्ड वर्क होता है इसमें आपको किसी भी गलत बात को मतलब नोट नहीं कर लेना है। जो भी भ्रामक जानकारियाँ होता है उससे आपको दूर रहना है। अगला देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, शोधार्थी को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। जो भी फील्ड वर्क करने के लिए गए हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं या जब भी जाइएगा, भूगोल रखें तो कभी न कभी आपको जाना ही पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उसको ईमानदार रहना चाहिए और इसमें जितने भी जिम्मेदारियाँ हैं उसको सही से करना चाहिए। तो यह क्या था, यह था नैतिक पक्ष, ठीक है। 4 ठो यहाँ मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अंत में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, तो इसको देखते हैं। अतः फील्ड वर्क न केवल ज्ञान बढ़ाने का साधन है, बल्कि यह शोधकर्ता के नैतिक चरित्र और पेशेवर दृष्टिकोण को भी मजबूती प्रदान करता है। मतलब जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति फील्ड वर्क करेगा उसका चरित्र का भी विकास होता है, उसमें कौशल थोड़ा थोड़ा आने लगता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, निष्कर्ष में इस टाइप को आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रामीण यानी कि रूरल और शहरी अर्बन क्षेत्र को केस स्टडी के रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो फील्ड वर्क होता है ना, ठीक है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में क्या क्या होता है, उसको आपको बताना है। तो चलते हम लोग समझते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फील्ड वर्क करने से क्या होता है। तो देखिए आप लोग, पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल फील्ड। तो इसको हम लोग देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता है। इसमें भूमि का उपयोग, फसल पैटर्न, सिंचाई व्यवस्था, ग्राम संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को आपको लिखना है एग्जाम में। यदि ग्रामीण क्षेत्र रूरल फील्ड वर्क आता है तो क्या आपको लिखिएगा कि ग्रामीण फील्ड वर्क करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड सर्वे करने से क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी मिलता है, कृषि से संबंधित जानकारी मिलता है, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और जो भी जीवन है, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन सभी के बारे में जानकारी पता चलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण फील्ड वर्क में मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जानकारी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन फील्ड। तो शहरी क्षेत्रों में जाइएगा जब आप लोग फील्ड करने के लिए ना, फील्ड कार्य करने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, तो वहाँ पर शहरी क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उद्योग देखने को मिलेगा, व्यापार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सेवा गतिविधियाँ, जैसे कोई लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, परिवहन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सभी आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जनसंख्या घनत्व, परिवहन, आवास, रोजगार, प्रदूषण, शहरी नियोजन और अवसंरचना का विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। शहरी क्षेत्रों में आप लोग जब भी जाइएगा, यहाँ पर आपको उद्योग, व्यापार, अधिक जनसंख्या, परिवहन, आवास, प्रदूषण, रोजगार की समस्या, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रोजगार की समस्या तो नहीं रहता, लेकिन मतलब रोजगार भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है शहरी क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं। मतलब शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है। नालियाँ भरी रहती है, गंदगी जहाँ तहाँ फैला हुआ रहता है, लेकिन गाँव में वैसा नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो था ना, शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन फील्ड था, यहाँ पर साफ इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में आप लोग फील्ड करने के लिए जाएंगे, फील्ड वर्क करने के लिए जाएंगे, तो आपको शहरी क्षेत्रों से संबंधित जानकारी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसको समझ गए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जानकारी मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में जाइएगा तो शहरी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मिलेगा। इतने ही है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय विशेषताओं, विकास की असमानताओं और समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत सुझाव दिए जाते हैं। देखिए, जो फील्ड वर्क होता है ना, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अध्ययन मतलब आवश्यक है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं थोड़ा पिछड़े होते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी का अभाव होता है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाएं नहीं होती है, तो जब आप लोग शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, वहाँ पर फील्ड वर्क करेंगे, तो वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या क्या वहाँ पर मतलब व्यवस्थाएं हैं, उद्योग है, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगा। और एक दूसरे से हम लोग को कंपेरिजन कर सकते हैं और एक दूसरे क्षेत्रों का विकास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। निष्कर्ष में इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के प्रकार एवं महत्व बताएं। मतलब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आपको बताना है। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। प्राथमिक आंकड़ा यहाँ पर देख लीजिए,
प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़े होते हैं जो सीधे क्षेत्र से प्रत्यक्ष अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या गणना। देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, प्राइमरी डाटा कहने का मतलब क्या है, जो भी आपको जानकारी लेना है ना, आपको उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जिस क्षेत्र से संबंधित आपको जानकारी लेना है वहाँ पर आपको सीधे जाना है और जो भी जानकारी इकट्ठा करना है आपको स्वयं करना है। तो जब भी आंकड़ा को खुद उस क्षेत्र में जाकर के इकट्ठा किया जाता है तो उसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। यह व्यक्तिगत आंकड़ा भी होता है क्योंकि व्यक्ति इसमें क्या करता है, स्वयं जाकर के उन आंकड़ों को एकत्रित करता है। जैसे उदाहरण के लिए जनसंख्या जनगणना, यानी कि जनगणना करना है तो आप लोग अपने मन से जनगणना नहीं कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा कि कितना परिवार है, कितने लोग रहते हैं, सभी को एकत्रित करना पड़ेगा। तो प्राइमरी डाटा को आप लोग समझ गए होंगे। जो प्राइमरी डाटा होता है, प्राथमिक आंकड़ा होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं जाकर के आंकड़ा को एकत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है महत्व। प्राथमिक आंकड़ा का क्या है, महत्व है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये न्यूनतम एवं वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। दूसरा है, शोध के लिए प्रमाणिक आधार प्रदान करते हैं। मतलब जो होता है ना प्राथमिक आंकड़ा, ये क्या करता है, छोटे रूप में होता है और वास्तविक स्थिति बताता है। प्राथमिक आंकड़ा सही जानकारी आपको देगा और साथ ही साथ शोध के लिए क्या होता है, प्रमाणिक आधार प्रदान करता है। मतलब आप लोग जब शोध करने के लिए जाएंगे तो आपको गलत, मतलब जो भी यहाँ पर आंकड़ा रहेगा ना, गलत नहीं रहेगा क्योंकि आपने उसको खुद इकट्ठा किया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शोध के लिए प्रमाण देता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है। तो द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, जब प्राथमिक आंकड़ा को कोई व्यक्ति क्या किया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा को कोई इकट्ठा कर लिया तो जब वह आंकड़ा इकट्ठा है पहले से, तो जब हम लोग उसका दोबारा उपयोग करेंगे, ठीक है, तो यही द्वितीयक आंकड़ा होगा। प्राथमिक आंकड़ा का दूसरे बार उपयोग करना द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वे आंकड़े हैं जो पहले से प्रकाशित या संकलित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे सरकारी रिपोर्ट, जनगणना डेटा, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट स्रोत आदि। तो सेकेंडरी डाटा को आप लोग समझ गए होंगे। आपको मतलब कहीं पर जाना नहीं है, आप अपने आसपास से ही जानकारी को इकट्ठा करके जो भी उससे संबंधित आंकड़ा होगा, यही आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख है या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको आप लोग नाप नहीं सकते हैं, इसको आप लोग नाप सकते हैं, बोलिए आप लोग इसको वहाँ पर जाकर मतलब पूरा भारत आप भ्रमण कर ही नहीं पाइएगा। तो यह आंकड़ा आप वो कहीं से पुस्तक से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, पहले से इकट्ठा होता है और इसको हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे सरकारी रिपोर्ट हो गया, जनगणना हो गया, पुस्तक पत्रिकाएं, इंटरनेट आदि। इसका महत्व आप लोग देख लीजिए सेकेंडरी डाटा का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह समय और संसाधन की बचत करता है। मतलब ये द्वितीयक आंकड़ा होता है ना, ये पहले से इकट्ठा होता है तो इसको हम लोग तुरंत उपयोग कर लेते हैं, तो समय बच गया। जबकि प्राथमिक आंकड़ा में व्यक्ति को वहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ से उसको मतलब आंकड़ा इकट्ठा करना है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में सत्यापन में मदद करता है। तो देखिए, जो प्राथमिक आंकड़ा होता है ना, प्राथमिक आंकड़ा शुद्ध होता है, लेकिन द्वितीयक आंकड़ा थोड़ा सा इसमें कमी भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि कहीं से आप लोग इसका जानकारी इकट्ठा किए हैं, स्वयं पता नहीं किए हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में क्या करता है, सत्यापन में थोड़ा सा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े गहन और प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जबकि सेकेंडरी डाटा पृष्ठभूमि और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। दोनों का संतुलन उपयोग किसी भी भौगोलिक शोध के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक आंकड़ा आपको सही जानकारी देगा, ठीक है, और गहन जानकारी देगा, जबकि सेकेंडरी डाटा क्या करेगा, आपको जल्दी जानकारी उत्पन्न कर देगा, मतलब जल्दी जानकारी दे देगा और व्यापक जानकारी देगा, मतलब इसके बारे में और भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। महत्व होता है, प्राथमिक आंकड़ा का जरूरत भी पड़ता है और सेकेंडरी डाटा का भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनियर एवं साक्षात्कार इंटरव्यू तकनीक की विशेषताएं बताएं। प्रश्नावली क्या होता है और साक्षात्कार विधि क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनरी तकनीक। तो ये जो होता है ना, प्रश्नावली विधि होता है, इसमें जो फील्ड वर्क होता है ना, इसमें जो भी व्यक्ति होता है, ये गांव-गांव जाता है, शहर-शहर जाता है और पहले प्रश्न पूछता है कि आपके घर में कितना परिवार है, तो अगला व्यक्ति उत्तर देता है 5 परिवार है। नेक्स्ट पूछता है कि आपके घर में मतलब कितने लोग काम करते हैं, तो नेक्स्ट वो बोलता है, उत्तर देता है। मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ठीक है, आंकड़ों का इकट्ठा करना क्या कहलाता है, प्रश्नावली विधि कहलाता है। तो इसको समझ गए होंगे। यहाँ देखिए विशेषताएं को, पहला दिया हुआ है, यह लिखित साधन है जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं। मतलब इसमें लिख करके व्यक्त किया जाता है, ठीक है, प्रश्न रहेगा फिर उत्तर देना पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है, बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करना सरल होता है। मतलब जानकारी को आप प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, जो भी आंकड़ा रहेगा उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको समझ गए होंगे। तीसरा यहाँ लागत अपेक्षाकृत कम आती है तथा समय की बचत होती है। प्रश्न उत्तर माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसमें कम लागत आएगा, साथ ही साथ हम लोग समय की भी बचत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न उत्तर कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति रहेगा, इस गाँव में कितना व्यक्ति है, कितना काम करता है, सभी हम लोग जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ उत्तरदाता को सोचने और स्वतंत्र रूप से उत्तर देने का अवसर मिलता है। जिनको भी उत्तर देना है, जिनसे सवाल पूछा जा रहा है, वे लोग सोच समझ के अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको उत्तर देने का पूरी तरह से स्वतंत्रता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीमाएं, इसमें आखिर कौन सी सीमाएं हैं, इनमें क्या क्या कमी होता है, इसको भी देख लीजिए। तो जो होता है ना प्रश्नावली विधि, इसमें क्या होता है, निरक्षर या कम शिक्षित व्यक्तियों के लिए ये कठिन हो सकता है। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो शिक्षित नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि प्रश्न उत्तर को क्या करना है, आपको नोट भी करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगला है उत्तरदाता कभी कभी अधूरी या गलत जानकारी प्रदान करता है। तो प्रश्न उत्तर माध्यम में क्या होता है, व्यक्ति को सही जानकारी नहीं रहता है तो गलत जानकारी भी वो दे सकता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्तिगत भावनाएं और गहराई से जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। मतलब व्यक्ति की भावनाएं क्या है और गहन जानकारी इसमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। अगला यहाँ पर दिया हुआ प्रश्नावली लौटाने में विलंब या अस्वीकृति की समस्या हो सकती है। प्रश्नावली विधि में क्या होता है, इसमें जो होता है ना, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, मतलब विलंब हो सकता है इसमें, तो इसको समझ गए होंगे। यह 4 पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला यहाँ पर दिया हुआ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू तकनीक। साक्षात्कार विधि क्या होता है, साक्षात्कार विधि से भी आंकड़ा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रत्यक्ष संवाद पर आधारित होती है, जिससे अधिक सटीक जानकारी मिलती है। प्रश्नावली विधि में प्रश्न उत्तर दिया जा रहा था, जबकि साक्षात्कार विधि में क्या होगा, आप लोग स्वयं जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन इसको मतलब प्रश्न उत्तर के माध्यम से नोट नहीं करते हैं, जो भी जानकारी रहेगा उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यह क्या करता है, प्रत्यक्ष संवाद पर आधारित होता है, मतलब पूछेंगे और इसका भी उत्तर आपको मिलेगा, तो इससे हम लोग सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदाता की भावनाओं, दृष्टिकोण और विचारों को गहराई से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसको एक एक करके नोट किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है जटिल और अस्पष्ट प्रश्नों को स्पष्ट पूछने की सुविधा रहती है। मतलब जटिल प्रश्न को भी इसमें पूछा जाता है और बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, ताकि सभी जानकारी इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है अनौपचारिक वातावरण में जानकारी अधिक सहजता से मिलती है। अनौपचारिक वातावरण कहने का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर आप लोग जाइएगा, तो कि कोई गांव चल गए तो वहाँ पर यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आसपास के व्यक्तियों से भी आप लोग पूछ सकते हैं और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अनौपचारिक वातावरण में क्या कर सकता है, यह जानकारी के लिए अधिक सहजता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आखिर कमियाँ क्या है साक्षात्कार विधि में। तो इसमें लगता है समय और लागत अधिक लगता है, यानी कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा और क्षेत्र से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसमें समय लगेगा। अगला यहाँ है सभी उत्तरदाता खुलकर सही जानकारी नहीं देते हैं, जिससे आप लोग पूछिएगा कभी कभी क्या करता हुआ, मतलब सही जानकारी नहीं देता है, इधर उधर बातों को कर देता है। नेक्स्ट है बड़े समूह से एक साथ जानकारी लेना कठिन होता है। यानी कहीं आप लोग जा रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति है एक गाँव में, तो सभी व्यक्तियों से जानकारी थोड़े से लिया सकता है। तो आप लोग कहीं गए हैं, ठीक है, मतलब एक बड़ा समूह है, कोई गांव चल गए हैं तो बहुत सारे व्यक्ति है, तो सभी व्यक्तियों से आप लोग सटीक जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो जो साक्षात्कार विधि होता है क्या होता है, बड़े समूह से एक साथ जानकारी लेना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, आप लोग निष्कर्ष लिखना है। उपयुक्त दोनों विधियां क्षेत्र सर्वेक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दोनों तरीकों से शुद्ध और सटीक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है, तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड रिपोर्ट के महत्व या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने फील्ड वर्क को समझा था, ठीक है, फील्ड वर्क क्या होता है उसको देखे थे, लेकिन अब हम लोग समझेंगे फील्ड रिपोर्ट क्या होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, फील्ड रिपोर्ट क्या होता है। यह क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं हम लोग इसको, किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में जाकर के उस क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट या जानकारी तैयार करना क्षेत्रीय रिपोर्ट या फील्ड रिपोर्ट कहलाता है। मतलब एक तरह से यह फील्ड वर्क की तरह ही है, यानी कि इसमें क्या करना है, किसी भी क्षेत्र में आप लोग जाते हैं तो वहाँ भी जो भी जानकारी आपको इकट्ठा करना है, आपको स्वयं जाकर करना है, उससे संबंधित आपको रिपोर्ट तैयार करना है, उससे संबंधित आपको जानकारी तैयार करना है। यही क्या कहलाता है, फील्ड रिपोर्ट कहलाता है। मतलब आप लोग उस क्षेत्र में गए, भ्रमण गए, वहाँ पर जो भी आपको जानकारी मिला उसको एक पेपर में नोट कर लिए, तो यही आपका एक रिपोर्ट बन गया। ठीक है, तो क्या कहलाता है, फील्ड में जाकर के रिपोर्ट तैयार करना फील्ड रिपोर्ट कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके महत्व एवं विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है भौतिक पक्ष फिजिकल एक्सेप्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्थलाकृति, जलवायु और मिट्टी का प्रत्यक्ष अध्ययन।
तो यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो फील्ड वर्क होता है ना, इसमें भौतिक पक्षों का अध्ययन होता है, ठीक है। फील्ड रिपोर्ट में भौतिक पक्षों को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी, इन सभी को ध्यान में रख। जब भी फील्ड रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी नदी है, पहाड़ है, जंगल है, ठीक है। माने भौतिक पक्षों को भी उसमें ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी उस क्षेत्र में पर्यावरण समस्याएं हैं, प्रदूषण है, भूमि का कटाव किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी बात को ध्यान में रखते हैं। तो फील्ड रिपोर्ट में भौतिक पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ मानव पक्ष। जो फील्ड रिपोर्ट होता है ना, इसमें मानव पक्षों को भी ध्यान में रखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला दिया हुआ ग्रामीण और शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन होता है। मतलब जो फील्ड रिपोर्ट होता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हैं और शहरी क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हैं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक आर्थिक संरचना। मतलब कि ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से सामाजिक संरचना पाया जाता है, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से रोजगार के अवसर हैं, वहाँ पर उनकी संरचना क्या है, कितने लोग काम करते हैं, मतलब काम तो करते ही हैं, किस प्रकार से स्थिति है, सभी का पता चलता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है जनसंख्या वितरण और मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का विश्लेषण। मतलब जो मानव पक्ष होता है ना, फील्ड रिपोर्ट में इन सभी को ध्यान में रखते हैं। इसमें जनसंख्या वितरण, कितने इलाकों में, कितने क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पाया जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उसको भी ध्यान में रखते हैं। तो जो फील्ड रिपोर्ट होता है, मानव पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों को ध्यान में रखता है, यह इसकी विशेषता है, ठीक है। आगे देखिए, फील्ड रिपोर्ट का महत्व या फिर फील्ड रिपोर्ट की क्या विशेषताएं हैं, उसको देख लीजिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र या फील्ड का सटीक और सही जानकारी देना। जब आप लोग फील्ड रिपोर्ट करोगे ना, तो कोई भी क्षेत्र रहेगा, जो फील्ड रहेगा, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है क्षेत्र की स्थिति की जानकारी। मतलब कोई भी क्षेत्र किस प्रकार से है, कितना विकसित हुआ है, कितना पिछड़ा है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट है उपलब्ध संसाधनों की जानकारी। कोई भी क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कौन किस संसाधन की कमी है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। अगला यहाँ पर दिया हुआ स्थान की समस्या और उसका समाधान। जब भी आप जहाँ भी जाइएगा, जिसके बारे में आपको फील्ड रिपोर्ट करना है, फील्ड वर्क करना है, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगा, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इन सभी के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया हुआ क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाएं। जब आप लोगों को उस क्षेत्र से संबंधित समस्या का पता चलेगा, तो उससे संबंधित विकास योजनाएं भी अपनाया जाता है, ठीक है। तो फील्ड रिपोर्ट का ये सभी महत्व हो गया। अगला यहाँ पर दिया हुआ गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार। तो जब फील्ड रिपोर्ट आता है ना, तो इन सब के विकास पर भी जोर दिया जाता है। तो फील्ड वर्क का इतना महत्व है, केवल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और प्रत्येक पॉइंट आप लोग दे दीजिएगा और घुमा फिरा करके आपको लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। आप लोग घुमा फिरा करके लिखने जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं। तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से क्या करिएगा, टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको छोटे मोटे नोट्स मिलते रहेंगे, साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।